चलिए आज एक सफर पर चलते हैं झारखंड की जमीन के सबसे पुराने बाशिंदों की दुनिया में। हम बात करेंगे उन 8 आदिम जनजातियों की जिनकी कहानियां इस इलाके के जंगलों, पहाड़ों और नदियों में आज भी गूंजती हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो हम इन 8 जनजातियों से मिलेंगे, फिर एक एक करके उनके हुनर, उनकी जीवन शैली और उनकी अनोखी परंपराओं की दुनिया में उतरेंगे। तो तैयार हो जाइए इन प्राचीन समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने के लिए। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जिन्हें आदिम जनजाति कह रहे हैं वो असल में इस क्षेत्र के सबसे पहले निवासी माने जाते हैं और हर एक की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अनोखी पहचान। और ये सिर्फ आबादी का एक हिस्सा भर नहीं है, नहीं, ये तो इस पूरे इलाके की सांस्कृतिक विरासत की समझिए तो जड़ें हैं, नींव है। आज हम झारखंड को जैसा जानते हैं उसकी पहचान इन्हीं की परंपराओं और इतिहास से बनी है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं कारीगरों से। 2 ऐसी जनजातियां जिनका हुनर कमाल का है और इतिहास में बहुत अहमियत रखता है। सबसे पहले बात करते हैं असुर जनजाति की। इनकी पहचान सचमुच लोहे में ढली हुई है। ये पौराणिक कथाओं में भी लौह शिल्पी माने जाते हैं और ये कला इनकी संस्कृति में इतनी रच बस गई है कि इनका एक बड़ा त्योहार है कुत्सी, जो लोहा गलाने के काम की तरक्की के लिए ही मनाया जाता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इनका जो गोत्र सिस्टम है जिसे ये लोग पारस कहते हैं, वो सीधा सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जैसे किट्टा गोत्र मतलब पक्षी या बैंग गोत्र मतलब मेंढक। ये बताता है कि प्रकृति के साथ इनका कितना गहरा और सीधा रिश्ता है। तो सवाल उठता है कि ये सारी परंपराएं, ये हुनर अगली पीढ़ी तक पहुंचते कैसे हैं? इसका जवाब है गिती ओड़ा। ये सिर्फ एक हॉस्टल नहीं है, बल्कि ये वो सेंटर है जहां नौजवानों को अपनी संस्कृति, अपने समाज के तौर तरीके और अपने हुनर सिखाए जाते हैं। अब असुरों से ही निकली एक और शाखा की बात करते हैं, बिरजिया। नाम ही कितना खूबसूरत है ना? जंगल की मछली। ये खुद को असुरों का ही हिस्सा मानते हैं और अपनी उत्पत्ति पुंडरीक नाग से जोड़ते हैं। इनका जो सामाजिक ताना बना है वो बड़ा ही अनोखा है। देखिए, मोटे तौर पर ये 2 हिस्सों में बटे हैं। सिंदूरिया, जो शादी में सिंदूर लगाते हैं, और तेलिया, जो तेल का इस्तेमाल करते हैं। और इतना ही नहीं, तेलिया ग्रुप के अंदर भी 2 हिस्से हैं जो उनके खान पान पर आधारित है, दूध बिरजिया और रस बिरजिया। मतलब एक ही समुदाय के भीतर कितनी अलग अलग पहचानें हैं। तो कारीगरों से आगे बढ़कर अब हम मिलते हैं वनवासियों से। वो लोग जिनकी जिंदगी का हर पल, हर सांस जंगल से जुड़ी है। तो सबसे पहले हैं बिरहोर। नाम का मतलब ही है जंगल के लोग। और इनके अंदर ना एक बहुत ही मजेदार बंटवारा है। सोचिए, एक ही समुदाय के कुछ लोग जिन्हें उथलू कहते हैं, वो आज भी खानाबदोश जिंदगी जीते हैं, शिकार करते हैं। और कुछ जिन्हें जंगी कहते हैं, उन्होंने घर बसाकर खेती शुरू कर दी है ना कमाल की बात? जरा इनकी जिंदगी की एक झलक देखिए। इनकी बस्तियों को टांडा कहा जाता है। वहां आपको कोन की शेप की झोपड़ियां मिलेंगी जिन्हें ये कुंभा कहते हैं। इनकी कमाई का मुख्य जरिया है चौप नाम के पेड़ की छाल से रस्सी बनाना। और एक और दिलचस्प बात, इनके भी प्रमुख देवता सिंह बोंगा हैं, जो ये दिखाता है कि इन सभी समुदायों के बीच कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक जुड़ाव जरूर है। अब बात करते हैं परैया जनजाति की। इनका अपने पूर्वजों से जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा और अनोखा है। जानते हैं कैसे? ये अपने पूर्वजों को कहीं दूर नहीं बल्कि अपने घर के ठीक बगल में बने शासन में दफनाते हैं। इनका मानना है कि पूर्वज पास रहकर ही घर परिवार की रक्षा करते हैं। और परिवार की इनकी परिभाषा सच में दिल छू लेने वाली है। इनके लिए परिवार क्या है? वो है कुराला या चूल्हा। मतलब वो सारे लोग जो एक ही चूल्हे पर बने खाने को साथ बैठकर खाते हैं। बस कितनी खूबसूरत और सरल परिभाषा है परिवार की। अब हम सफर के उस हिस्से में आते हैं जहां हमें संघर्ष और जुझारूपन की कहानियां मिलेंगी। बात करेंगे सबर और कोरवा जनजाति की, जिनके इतिहास में कई उतार चढ़ाव आए। सबर जनजाति, इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इनका जिक्र आपको रामायण और महाभारत तक में मिल जाएगा। लेकिन इनकी इस महान विरासत पर एक बहुत ही स्याह, एक दर्दनाक साया भी पड़ा है, औपनिवेशिक काल का। ये बात जरा ध्यान से सुनिए। साल था 1871। ब्रिटिश सरकार एक कानून लेकर आई और इस पूरी की पूरी जनजाति को जन्म से ही आपराधिक घोषित कर दिया। सोचिए जरा,
बस एक कानून ने पूरे समुदाय पर एक ऐसा दाग लगा दिया जिसे मिटाने में पीढ़ियां लग गई। इतने मुश्किल हालातों से गुजरने के बाद जाहिर है कि इनकी सामाजिक बनावट भी बाकी जनजातियों से थोड़ी अलग है। यहाँ आपको गोत्र सिस्टम नहीं मिलेगा, कोई गिती ओड़ा जैसी संस्था नहीं है, बहुविवाह भी नहीं होता। ये दिखाता है कि इन्होंने अपना रास्ता मुश्किलों के बीच खुद बनाया है। अब आते हैं कोरवा जनजाति पर, और इनकी एक प्रथा तो वाकई में बहुत ही प्रगतिशील है, खासकर उस जमाने के हिसाब से। ये है मैयारी, मतलब विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक मान्यता देना। कमाल की बात है। इनके भी दो समूह हैं, एक पहाड़ी कोरवा और दूसरे मैदानी डीह कोरवा। और अब आखिर में मिलते हैं एक ऐसी जोड़ी से जो रहती तो एक ही पहाड़ी इलाके में है, लेकिन जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये हैं सौरिया पहाड़िया, जो खुद को कहते हैं मलिर, मतलब पहाड़ी आदमी। पर सबसे चौंकाने वाली बात इनकी भाषा है। ये बोलते हैं मालतो, जो कि एक द्रविड़ भाषा है, मतलब आसपास सब ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं बोल रहे हैं और बीच में ये एक भाषाई द्वीप की तरह। ये शायद इस बात का इशारा है कि इनके तार कहीं दक्षिण भारत से जुड़े हैं। और ये देखिए कितना कमाल का उदाहरण है कि कैसे जरा सा भूगोल बदलने से पूरी संस्कृति बदल जाती है। सौरिया पहाड़िया जो पहाड़ी की चोटी पर है, वो आज भी कुरुवा यानी झूम खेती करते हैं, और जो माल पहाड़ियां नीचे ढलानों पर आ गए, उन्होंने हल चलाना सीख लिया, स्थायी खेती करने लगे। और तो और मैदानी इलाकों के प्रभाव में आकर उनके खान पान की आदतें भी बदल गईं। तो एक नजर डालते हैं इस पूरी विविधता पर। कहाँ असुरों का लोहे से जुड़ा कुटसी त्योहार, कहाँ कोरवा जनजाति की विधवा पुनर्विवाह की मैयारी प्रथा, और कहाँ सबर जनजाति जिनमें गोत्र सिस्टम है ही नहीं, या फिर सौरिया पहाड़िया जिनकी भाषा ही सबसे अलग है। हर समुदाय अपनी एक अलग कहानी कहता है, और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो ये प्राचीन संस्कृतियां, ये अनूठी पहचानें भविष्य के साथ कदम मिलाते हुए खुद को कैसे बचाए रखेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।